उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हम बेसल 3 मानक की विशेषताएं पढ़ रहे थे और लास्ट में हमने बताया था कि जो बेसल 3 मानक है उसके अनुसार जो हमारा कार है कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो है उसको 9% रखना होगा, कार और सीआर 9% रखना होगा और इसको बढ़ाकर 11.5% किया जाना है। तथा बेसल 3 मानक के अनुसार जो हमारा सीसीबी है, कैपिटल कंजर्वेशन जो बफर है, पूंजी संरक्षण बफर, और ट्रिपल सीबी यानी काउंटर साइक्लिकल कैपिटल कंजर्वेशन जो बफर है इसको 2.5 रखना होगा। तो ये सीसीबी है क्या? कैपिटल कंजर्वेशन जो बफर है, पूंजी संरक्षण बफर, ये आकस्मिक परिस्थितियों के लिए रखा जाता है। बैंक किसी आकस्मिक परिस्थितियों का सामना कर सके इसलिए इसको रखा जाता है और इसको रखने का प्रावधान किया गया है। जो कार के अतिरिक्त होगा, जो हमने कार निश्चित किया था ना 9%, उससे ये अतिरिक्त होगा, यानी कार तो आपको रखना पड़ेगा, उसके अलावा इसको रखना पड़ेगा। ठीक है। आकस्मिक परिस्थिति कैसे? जैसे बैंक रन की जो स्थिति होती है, जैसे सिलिकॉन वैली के साथ हो गया था, यानी एक साथ कई जमाधारक निकासी के लिए जब पहुंच जाते हैं तो वो बैंक रन की स्थिति हो जाती है। तो ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों से बचने के लिए हमें सीसीबी कैपिटल कंजर्वेशन बफर को रखना चाहिए। ठीक है। ये बेसल मानक 3 कहता है। और ट्रिपल सीबी कहता है, ट्रिपल सीबी जो है वो क्या है? बेसल मानक 3 के अनुसार अर्थव्यवस्था में जब समृद्धि दर बेहतर होती है, समृद्धि दर जब बेहतर होती है तो क्या करना चाहिए? तो बैंकों की जो साख क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। समृद्धि दर बेहतर होने पर बैंकों की साख क्षमता कैसे बढ़ती है? जैसे समृद्धि दर अच्छी है यानी जीडीपी अच्छा है, जीडीपी अच्छा है मतलब प्रति व्यक्ति आय अच्छी है। अब लोगों की आय अच्छी है तो उनकी सेविंग अच्छी होगी, सेविंग अच्छी होगी तो इसका मतलब वो बैंकों में जमा करेंगे और बैंकों में जमा करेंगे तो बैंकों के पास जमा अधिक आएगा, यानी बैंकों की साख में क्या होगी? वृद्धि होगी। बैंकों की साख क्षमता, उनकी उधार देने की क्षमता में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। ठीक है। तो साख में वृद्धि होती है। ठीक है। तो ये बोला गया कि जब समृद्धि दर अच्छी होती है तो बैंकों को ट्रिपल सी बी यानी काउंटर साइक्लिकल कैपिटल कंजर्वेशन बफर को रखना चाहिए 2.5। ताकि क्यों रखना चाहिए? ताकि मंदी की स्थिति जब हो, मंदी की स्थिति में बैंक क्या कर सके? जो अर्थव्यवस्था है उसको मंदी की स्थिति से बाहर निकालने में अपनी अहम भूमिका निभा सके। ठीक है। तो इसको भी कितना रखने का प्रावधान किया गया था? 2.5% रखने का प्रावधान किया गया है। बेसल मानक 3 के अनुसार सभी बैंकों को एलसीआर अनुपात को बनाए रखना चाहिए। अब एलसीआर अनुपात क्या है? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, तरलता कवरेज अनुपात। लिक्विडिटी तरलता कवरेज अनुपात होता क्या है? ये HQLA हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट यानी उच्च गुणवत्ता तरल परिसंपत्ति और बैंक द्वारा 30 दिन में जो निकासी की जाती है उसका अनुपात होता है, उसका रेशियो होता है। HQLA हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट यानी उच्च गुणवत्ता तरल परिसंपत्ति और 30 दिन की बैंक निकासी दोनों का अनुपात होता है, रेशियो होता है। मतलब कहने का HQLA है क्या? बैंक को LCR रखने का प्रावधान है, लिक्विड कवरेज रेशियो रखना चाहिए। ठीक है। जो किसके अनुपात, किसका रेशियो के बराबर होता है? जो HQLA और बैंक की 30 दिन की निकासी के बराबर होता है, दोनों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। इनका दोनों का रेशियो होता है। तो HQLA है क्या? उच्च तरलता अनुपात क्या है? ये प्रावधान किया गया है उच्च तरलता अनुपात के अंतर्गत कि बैंक को ऐसा नगद रखना चाहिए जो आसानी से अपने धन को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जो आसानी से बिना नुकसान के नगद में परिवर्तित हो सके। तो इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है? सरकारी प्रतिभूति। तो बैंकों को सरकारी प्रतिभूति में निवेश करना चाहिए, सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखना चाहिए अपना धन, ताकि बिना नुकसान के आकस्मिक परिस्थितियों में इसको तरलता में क्या किया जा सके? बदला जा सके। ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है उच्च गुणवत्ता तरल परिसंपत्ति। ठीक है। आकस्मिक परिस्थिति वही जो हमने बताया आपको, बैंक रन की स्थिति से बाहर निकालने के लिए। ठीक है। तो नगद में परिवर्तित करने के लिए जो सरकारी प्रतिभूति होती है, जैसे आप समझ लीजिए जो डेटेड सिक्योरिटी होती है, दिनांकित प्रतिभूति हो गई हमारी, कोष पत्र हमारा हो गया, ट्रेजरी बिल जो हमारा हो गया, या राज्य विकास ऋण जो होता है SDLA, इसमें अगर जो बैंक होते हैं उसमें निवेश करते हैं, ये सरकारी प्रतिभूति है। मतलब इसमें आसानी से जो बैंक निवेश करते हैं वो नगद आसानी से तरलता में बदल जाता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? LCR रेशियो होता है। ठीक है। जो HQLA और बैंक की 30 दिन की निकासी के बराबर होता है। तो HQLA जो होता है वो बैंक अपने 30 दिन की निकासी किए धन का 100% रखता है, 100% होता है। 30 दिन में बैंक द्वारा निकासी किए गए धन का 100% मतलब, इसका मतलब ये होता है कि 30 दिन में जितने जमाधारकों ने, जितने ग्राहकों ने धन की निकासी की है उसका रेशियो, उसका 100% रखना होगा। मान लीजिए कि 30 दिन में किसी बैंक से ग्राहकों ने 5,000 रुपए निकाला। ठीक है। बहुत सारे ग्राहकों सबने मिलकर कम डिजिट है ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। तो बैंक को 5,000 रखना होगा। ये होता है क्या? HQLA। ठीक है। जो बैंक की 30 दिन की निकासी की क्या होता है? 100% होता है, जिससे बैंकों में तरलता की स्थिति अधिक होती है। ठीक है। तो LCR का जो उद्देश्य क्या है? बैंकों को हमने बताया कि बैंक रन की स्थिति से बाहर निकालना। ठीक है। तो याद रखिएगा बैंकों को LCR का भी रेशियो रखना होगा। LCR का जो रेशियो होता है वो जो HQLA हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट और बैंक की 30 दिन की निकासी के अनुपात होता है। ठीक है। HQLA मतलब बैंक का ऐसा धन जो आसानी से उच्च तरलता में परिवर्तित हो सके। उच्च तरलता में परिवर्तित होने के लिए क्या करना चाहिए? उनको सरकारी प्रतिभूति में निवेश करना चाहिए। सरकारी प्रतिभूति कैसे? जैसे दिनांकित प्रतिभूति हो गई, डेटेड सिक्योरिटी हो गई, हमारी कोष पत्र हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, और SDL स्टेट डेवलपमेंट जो लोन होता है उसमें अगर निवेश करते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? उच्च गुणवत्ता तरल संपत्ति होती है बैंक की। ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि NPA को रोकने के उपाय क्या है। जो बैंकों का धन NPA हो जाता है उसको रोकने के उपाय क्या है?
एनपीए को रोकने के दो उपाय आप समझ लीजिए, दो भागों में बांट लीजिए। एक होता है सरकार द्वारा जो उपाय किया जाता है और एक है आरबीआई द्वारा उपाय किया जाता है। तो सरकार द्वारा उपाय जैसे मिशन इंद्रधनुष, इससे आईएसपीटी 2019 और 22 में पूछा गया है। दूसरा है प्रोजेक्ट सशक्त, इससे भी आईएसपीटी 2019 में पूछा गया। और तीसरा है आईबीसी कोड, ठीक है, बैंक करप्शन कोड, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। और दूसरा जो है आरबीआई द्वारा जो उपाय किए जाते हैं एनपीए को रोकने के लिए। आरबीआई में हम पढ़ेंगे 4R क्या है, आरबीआई द्वारा 520 रूल भी किया जाता है, ठीक है, एसडीआर भी किया जाता है, लेकिन हम उनको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो अब खत्म हो चुका है। तो हम पढ़ेंगे सिर्फ 4R पढ़ेंगे और सरफेसी एक्ट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एआरसी और बैड बैंक के बारे में जानेंगे। तो पहला हम जानते हैं एनपीए को रोकने के उपाय में सरकार द्वारा उपाय, ठीक है, उसमें पहले पढ़ते हैं मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष से संबंधित देश में 3 योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है। पहली कृषि में इंद्रधनुषी क्रांति, दूसरी बच्चों के टीकाकरण अभियान, और तीसरा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें 7 सूत्री सुधार, ठीक है। तो हम बैंक से संबंधित पढ़ रहे हैं, यानी पीएसबी में 7 सूत्री समाधान से संबंधित पढ़ रहे हैं। तो मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत भारत में जितना भी एनपीए होता है, उनमें सर्वाधिक जो एनपीए होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक का होता है, पीएसबी का होता है, लगभग 86%। इसीलिए पब्लिक सेक्टर बैंक में सुधार के लिए वर्ष 2014 में पीजे नायक समिति का गठन किया गया, और पीजे नायक समिति की सिफारिश पर वर्ष 2015 में पब्लिक सेक्टर बैंक में सुधार के लिए 7 सूत्रीय सुधार के लिए मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम को शुरू किया गया, ठीक है। तो ये 7 सूत्रीय सुधार हैं क्या, ये A to G हैं। A to G कौन कौन से हैं, चलिए उनको जानते हैं। पहला ए स्टैंड फॉर अपॉइंटमेंट, यानी नियुक्ति से संबंधित है। नियुक्ति से संबंधित कैसे, पहले क्या होता था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनमें जो चेयरमैन, जो अध्यक्ष होता था, और प्रबंधन निदेशक जो होता था, मैनेजिंग डायरेक्टर, दोनों एक ही व्यक्ति होते थे, ठीक है, दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति आसीन होता था। लेकिन पीजे नायक समिति की सिफारिश पर जो उसमें सुधार किया गया वो ये किया गया कि दोनों पदों पर अलग अलग व्यक्ति आसीन होंगे, यानी जो अध्यक्ष है वो अलग होगा और जो इसका प्रबंधन निदेशक है वो अलग होगा, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर अलग होगा, ठीक है। और ये जो व्यक्ति हैं दोनों, ये जरूरी नहीं कि बैंक से संबंधित हो, ये कोई बाहर का भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, जिसका चुनाव बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो द्वारा किया जाएगा। किसका चुनाव, जो चेयरमैन होगा और जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा उनका चुनाव बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और इसकी नियुक्ति के लिए सरकार के पास क्या दिया जाएगा, सलाह, यानी संस्तुति देने का कार्य करता है, ठीक है। कौन, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, यानी बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो इसकी नियुक्ति से संबंधित सलाह देने का कार्य किसको करेगा, संस्तुति या सलाह देने का कार्य सरकार को करता है, ठीक है। तो बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो इसके चेयरमैन जो अध्यक्ष होते हैं वो, और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों का चुनाव करते हैं, ठीक है। दूसरा सेकंड जो है वो हमारा बी है। बी स्टैंड्स फॉर बीबीबी, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो। ये वही बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो है जिसका जो कार्य वर्ष 2016 में शुरू किया गया। यह एक स्वायत्त सलाहकारी निकाय है, स्वायत्त सलाहकारी निकाय है। किसकी समिति की सिफारिश पर, पीजे नायक समिति की सिफारिश पर किया गया था, ठीक है, बैंकों का एनपीए रोकने के लिए, ठीक है। तो बीबीबी का गठन, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो का जो गठन है, स्थापना हमने बताया पीजे नायक समिति की सिफारिश पर किया गया। ये सार्वजनिक क्षेत्र में जो अध्यक्ष पद है और जो मैनेजिंग डायरेक्टर पद होता है, ठीक है, प्रबंधन निदेशक का जो पद है उसमें चुनाव का कार्य करता है, यानी उसके चयन का कार्य करता है कौन, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो। बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो में अध्यक्ष, 3 पदेन सदस्य सचिव के रूप में, सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, चारों डिप्टी गवर्नर, ठीक है, और 5 विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिनमें 2 निजी क्षेत्र के होते हैं, ठीक है, किसमें, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो में। तो इस प्रकार जो बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो है, जो भी हमारा स्टैंड कर रहा है, सेकंड हमने बताया ए अपॉइंटमेंट, दूसरा क्या है बीबीबी, ठीक है, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, उसका मुख्य कार्य क्या हुआ, अध्यक्ष पद और जो मैनेजिंग डायरेक्टर उसका चयन करना, ठीक है, अध्यक्षों के चुनाव करना, और दूसरा क्या है, पीएसबी के लिए बाजार से पूंजी जुटाना, ठीक है, उसके लिए रणनीति बनाना और उसके लिए बाजार से पूंजी जुटाने में मदद करना। एक और बात, आरबीआई का गवर्नर बीबीबी का अध्यक्ष नहीं होता, यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष नहीं होता। अध्यक्ष के लिए सचिव पद का क्या होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए। तीसरा है हमारा कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण, यानी सरकार समय समय पर बैंकों को सहायता के रूप में पूंजी का अंतर्वेशन करेगी, यानी सहायता देगी पूंजी के रूप में, ठीक है। इससे आईएसपीटी 2018 में पूछा भी गया था, ठीक है। सरकार समय समय पर बैंकों को उनको पूंजी से सहायता देगी, ठीक है, उनको पूंजी का अंतर्वेशन करेगी, ठीक है। डी जो फोर्थ है हमारा वो डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रेस, यानी दबाव से मुक्ति, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सरकारी दबाव से मुक्त रखा जाएगा, यानी उनको निर्णय लेने की क्या दी जाएगी, स्वतंत्रता दी जाएगी। ई स्टैंड्स फॉर एम्पावरमेंट, यानी सशक्तिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उनका आपस में विलय करके उनको सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। एफ स्टैंड्स फॉर फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेहिता, यानी पब्लिक क्षेत्र के जो उच्च अधिकारी हैं उनको अधिक जवाबदेह बनाया जाए, उन्हें अधिक जवाबदेह बनाया जाए, कार्यक्रम को अधिक पारदर्शी बनाया जाए। जो हमारा जी है वो हमारा स्टैंड करता है गवर्नेंस को, ठीक है, सुशासन को। इसका मतलब है जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें जो आपने एक स्लोगन सुना होगा कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है। तो यही है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की नीति को अपनाया जाना चाहिए तथा बैंकों को
तकनीकी दक्ष बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा मिशन इंद्रधनुष है जो A to G तक काम करता है। अपॉइंटमेंट, BBB, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, सिस्टम्स फॉर अकाउंटेबिलिटी, D फॉर डिस्ट्रेस, E फॉर एम्पावरमेंट एंड F फॉर फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड G फॉर गवर्नेंस। ठीक है, तो ये हमारा सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है मिशन इंद्रधनुष, सार्वजनिक क्षेत्र में 7 सूत्री सुधार के लिए। ठीक है, ताकि बैंक के एनपीए को रोका जा सके। दूसरा है हमारा प्रोजेक्ट सशक्त, इससे आईएसपीटी 2019 में पूछा गया है। तो प्रोजेक्ट सशक्त क्या है? सरकार द्वारा एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए सुनील मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, इसको बोला गया प्रोजेक्ट सशक्त। ठीक है, इसको सुनील मेहता की सिफारिश पर वर्ष 2018 में शुरू किया गया, जिसको प्रोजेक्ट सशक्त का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट सशक्त के अंतर्गत 3 विशेषताएं हैं प्रोजेक्ट सशक्त की। पहला, प्रोजेक्ट सशक्त ये सुझाव देता है कि यदि किसी बैंक का धन एनपीए हो जाता है, यदि किसी बैंक का धन एनपीए हो जाता है और वो एनपीए की जो सीमा है वो 50 करोड़ से कम है, ठीक है, किससे कम है? 50 करोड़ रुपए से कम है, तो बैंक को स्वयं अपने लिए जो उसका धन एनपीए हुआ है उसके लिए स्वयं प्लान बनाना होगा कि भाई मैं जो एनपीए धन हो गया है मैं उसको एनपीए को अपना जो वास्तविक धन है, ठीक है, स्टैंडर्ड एसेट पे कैसे बदलूं, मानक परिसंपत्ति उसको कैसे बदलूं, तो उसके लिए उसको स्वयं से प्लान बनाना होगा। ठीक है, तो ये पहला सुझाव दिया गया। ठीक है, और ये प्लान जो होगा कितने दिन का होगा? 90 दिन का होगा। ठीक है, इसे SME स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज समाधान प्लान भी क्या कहा जाता है? कहा जाता है। ठीक है, तो पहला सुझाव क्या है कि अगर 50 करोड़ से कम का धन एनपीए हुआ है तो बैंक को अपने एनपीए हुए धन को मानक परिसंपत्ति स्टैंडर्ड एसेट बनाने का प्रयास खुद करना होगा, जिसकी समय सीमा कितनी होगी? 90 दिन का होगा। ठीक है, इसे SME कहा गया, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज कहा गया। ठीक है, समाधान कहा जाता है। ठीक है, दूसरा समाधान बैंक ने क्या दिया, यदि बैंक का जो धन है वो एनपीए हुआ है वो 50 से 500 करोड़ का हुआ है, यानी 50 से अधिक और 500 करोड़ के बीच में धन का एनपीए होता है, तो इसमें अग्रणी बैंक की भूमिका निभाई जाएगी। अग्रणी बैंक की भूमिका का मतलब ये होता है कि कई सारे बैंकों का धन जो एनपीए हो गया उसमें जिसका सबसे ज्यादा एनपीए हुआ होगा, जिस बैंक का एनपीए सबसे ज्यादा हुआ होगा उसको अग्रणी बैंक की भूमिका दी जाएगी कि भाई चलो तुम प्लान बनाओ। ठीक है, और ये प्लान बनाएगा 180 दिन में, और ये प्लान बनाता है 180 दिन में। अगर ये प्लान इसका 180 दिन में बनता है, सही है तो ठीक है, अगर ये नहीं बना पाता 180 दिन के भीतर तो ये चला जाता है एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाता है। ठीक है, कंपनी संबंधित हम जानते हैं समाधान कौन करता है? एनसीएलटी करता है। वर्ष 2019 में सभी बैंकों में आपस में जिनका धन एनपीए होता है उनका आपस में समझौता हो, जिसको अंतर ऋणदाता समझौता कहा गया, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो सहसंग उधारी होती है इसको बोलते हैं कंसोर्टियम लेंडिंग, CONSORTUM। कंसोर्टियम लेंडिंग का मतलब होता है जब कई सारे बैंक किसी एक कंपनी को धन देते हैं और वह बैंक कंपनी एनपीए कर देता है, यानी जब कोई एक कंपनी कई सारे बैंकों से उधार लेती है और एनपीए कर देती है। जैसे आप हैं, आप एक कंपनी मान लीजिए और आपने कई सारे बैंकों से धन लिया उधार में और सबका धन एनपीए कर दिया। ठीक है, तो जब किसी एक कंपनी द्वारा ही बहुत सारे बैंकों का धन एनपीए किया जाता है तो उसको बोलते हैं कंसोर्टियम लेंडिंग। ठीक है, तो उसके अंतर्गत समाधान प्लान लाया गया कि जिस बैंक का धन सबसे ज्यादा एनपीए हुआ होगा वो लीड बैंक की भूमिका निभाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत कंसोर्टियम लेंडिंग को लाया गया। ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि जो समाधान प्लान लाएगा, जो लीड बैंक है जब वो समाधान प्लान लाएगा और उस समाधान प्लान को 2/3 बहुमत से अगर वो पारित हो जाता तो उसको क्या किया जाएगा? लागू कर दिया जाता है। ठीक है, 2/3 बहुमत का मतलब अगर 3 लोग हैं, 2 लोग एग्री हैं तो एक लोगों की भी सहमति नहीं दी जाएगी, वो भी उसी रूल और उस रेगुलेशन को अप्लाई करेगा। ठीक है, ये हमारा कंसोर्टियम लेंडिंग, यानी अगर 50 करोड़ से अधिक और 500 करोड़ से कम का धन एनपीए होता है तो जिस बैंक का धन सबसे अधिक एनपीए होता है उसको अग्रणी बैंक की भूमिका दी जाती है, उसे अग्रणी बैंक की भूमिका दी जाती है जो 180 दिन के अंतर्गत अपना प्लान लाता है। अगर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है तो ये मामला एनसीएलटी के पास जाता है। तीसरा जो सुझाव लाया गया कि यदि एनपीए 500 करोड़ रुपए से अधिक हो, ठीक है, तो एनपीए जो होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का गठन किया जाएगा। अगर एनपीए 500 करोड़ से अधिक हो जाता है तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का गठन किया जाएगा जो बाजार में संपत्ति का विक्रय करके एनपीए की वसूली करने का क्या करता है? प्रयास करता है। तीसरा, एनपीए को रोकने के लिए जो सरकार द्वारा प्रयास किया जाता है उसको बोला जाता है आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, दिवाला और दिवालापन संहिता 2016। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि दिवाला क्या है और दिवालापन क्या है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी और मेंस की रिगार्डिंग। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी क्या होता है? जब किसी बैंक की जो देयता होती है उसकी संपत्ति से अधिक हो जाती है, जब किसी बैंक की जो कुल देयता होती है उसकी कुल संपत्ति से अधिक हो जाती है तो बैंक दिवाला होता है। दिवाला का मतलब ऐसे समझिए कि आपकी जो देता है आपको बहुत सारा उधार चुकाना है और पाना है, दोनों चीज आपको है। ठीक है, तो उधार चुकाना वाला आपका ज्यादा है, आपको उधार बहुत सारा किसी का आपने ले रखा है, ठीक है, वो चुकाने वाला आपके पास ज्यादा है और आपको जो प्राप्त करना है वो कम है। ऐसी स्थिति होती है तो आप दिवाला हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको दिवाला तब तक नहीं माना जाएगा जब तक आप स्वयं को दिवाला घोषित नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको ऑफिशियली दिवालापन घोषित करना होगा। जब तक आप नहीं बोलेंगे कि मैं दिवाला हो गया हूं तब तक आपकी जो संपत्ति है उसकी बोली नहीं लगेगी। अब आप दिवाला हो गए, आप चाहते हैं कि मैं अपनी परिसंपत्ति का विक्रय कर दूं, बेच दूं और जो मेरे लेनदार हैं मैं उनको दे दूं, उनको चुका दूं। तो उनको चुकाने के लिए ऐसे थोड़ी ना कोई आपकी संपत्ति को खरीदने के लिए आएगा, आपको घोषणा करनी होगी कि भाई मैं दिवाला हो गया हूं, तो दिवालापन की घोषणा करनी होती है। ठीक है, तो जब कोई कंपनी दिवाला हो जाती है, दिवाला का मतलब उसकी कुल देयता उसकी कुल संपत्ति से अधिक हो जाए तो कंपनी दिवाला हो जाती है।
और जब कंपनी कानूनी तौर पर अपने आप को दिवाला घोषित कर देती है, कानूनी प्रक्रिया के तहत स्वयं को दिवाला घोषित कर देती है कि हाँ भाई मेरी कुल देयता मेरी कुल संपत्ति से अधिक होगी, मैं बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गया और मैं अपनी संपत्ति को बेचना चाहता हूं, तो इसको बोला जाता है दिवालापन, बैंक्रप्सी। ठीक है, तो ये अंतर है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में। अब इसको आईबीसी कोड को समझने के लिए छोटे छोटे टुकड़े में कुछ चीजें समझिए। जैसे हम जानते हैं कि जो बैंक होता है दो प्रकार का उधार देता है, एक सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड। सुरक्षित लोन, सुरक्षित लोन का मतलब होता है जब वो कोई चीज गिरवी रखता है, ठीक है, अपने पास। असुरक्षित का मतलब जब बिना किसी गिरवी के दे देता है, साख क्षमता के आधार पर, किसी की क्रेडिट अच्छी होती है तो उसको उधार दे देता है। ठीक है, तो बैंक दो प्रकार का उधार दिया, सुरक्षित और असुरक्षित। सपोज कोई कंपनी है, अब वो उधार लेती है, ठीक है, कंपनी अगर बाजार से उधार लेती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गैर वित्तीय लेनदार। किसको? जिससे उधार ले रही है, बाजार में अगर किसी स्रोत से उधार ले रही है कंपनी, तो उसको बोलेंगे हम गैर वित्तीय लेनदार। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल क्रेडिटर, क्योंकि वो ले रहा है, वो ब्याज प्राप्त करेगा, इसलिए उसको लेनदार बोला गया। कौन सा लेनदार? गैर वित्तीय। अगर कोई कंपनी बैंक से उधार लेती है तो उसको बोला जाता है वित्तीय लेनदार। ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब आईबीसी की प्रक्रिया क्या है? कोई बैंक दिवाला है, उसने अपने आप को दिवालापन घोषित कर दिया। अब दिवालापन के तहत क्या होगा? उसकी संपत्ति को बेचा जाएगा, उसकी संपत्ति को बेचा जाएगा। सरकार घोषणा करेगी कि हाँ ठीक है भाई अब ये दिवाला हो गई है, इसको बेचते हैं। तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी की जो प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी? इसकी प्रक्रिया 3 महत्वपूर्ण चरणों में पूरी होती है, यानी 3 महत्वपूर्ण संस्था भाग लेती है। पहला आईबीबीआई। आईबीबीआई का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करती है? प्रक्रिया का निर्धारण करती है। प्रक्रिया का निर्धारण करने का मतलब होता है यह जो कंपनी दिवाला हो चुकी है, जो कंपनी दिवाला हो चुकी है, उसकी संपत्ति को कैसे बेचना है, उसकी पूरी प्रक्रिया का निर्धारण करती है, यानी उससे संबंधित सभी कानूनों को बनाती है। ठीक है, उससे संबंधित सभी कानूनों का प्रावधान करती है, उससे संबंधित कानूनों को बनाने का कार्य करती है। कौन? इंक्रप्सी बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरे स्टेप पे आता है आईपी। आईपी क्या होता है? प्रक्रिया का संचालन करता है। प्रक्रिया का संचालन करता है यानी जो कंपनी दिवाला हो गई है उसकी संपत्ति को कैसे बेचा जाए, ठीक है, उसकी पूरी प्रक्रिया का निर्धारण करती है, उसका प्रबंधन करती है। ठीक है, तब जब तक वो जो धन होता है, जब तक वो जो कंपनी जो दिवाला हो चुकी है उसकी पूरी प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती है, तब तक ये पूरा जो कंपनी है उसका पूरा प्रबंधन करती है, उसका संचालन करती है। कौन? आईपी। ठीक है, इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल यानी दिवाला पेशेवर। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होते हैं वो एलएलबी डिग्री धारक होते हैं। कौन होते हैं? एलएलबी डिग्री धारक। तीसरे स्टेप पे आता है हमारा आईयू यानी सूचना उपलब्ध कराना। इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, यानी जो आईपी को सूचना देगा। आईपी कौन? जो हमारा है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, जो हमारा दिवाला पेशेवर है, उसको सूचना देगा। किससे संबंधित? जो कंपनी दिवाला हो गई उससे संबंधित सारी सूचना तंत्र कौन देता है? आयु देता है, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी देता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी है वो 3 स्टेप में यानी 3 संस्थाओं में पूरा होता है। तो अब हम जानते हैं कि आईबीसी जो कोड है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की जो प्रक्रिया है वो कैसी है। ठीक है, कोई कंपनी जो दिवाला हो चुकी है या कोई खुदरा निवेशक जो दिवाला हो चुका है उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, हम कंपनी के सापेक्ष पढ़ेंगे। ठीक है, हम कंपनी के यहाँ पे सापेक्ष पढ़ेंगे। तो सपोज कोई बैंक है, उससे लोन लिया जाता है खुदरा निवेशक द्वारा और कंपनी द्वारा। अगर खुदरा निवेशक जो दिवाला हो जाता है वो यानी धन का एनपीए कर देता है, ठीक है, बैंक को ब्याज और लोन नहीं चुका पाता है, तो क्या करेगा? आईबीसी के तहत डीआरटी के पास जाता है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाता है। लेकिन वहीं अगर कोई कंपनी दिवाला हो जाती है यानी धन का एनपीए कर देती है, तो आईबीसी के तहत इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत किसके पास जाती है? एनसीएलटी के पास जाती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाती है। ठीक, अब ये क्या करते हैं? ये आवेदन करते हैं किसके पास? एनसीएलटी के पास करते हैं। एनसीएलटी के पास आवेदन कौन कर सकता है? हमने बोला कोई कंपनी कर सकती है, बैंक कर सकता है, कोई सुरक्षित लेनदार कर सकता है, असुरक्षित लेनदार भी कर सकता है, वित्तीय लेनदार कर सकते हैं और गैर वित्तीय लेनदार कर सकते हैं, यानी ये सभी क्या कर सकते हैं? एनसीएलटी के पास आवेदन कर सकते हैं। और जब ये आवेदन करते हैं तो आवेदन को स्वीकार और अस्वीकार करने की जो समय सीमा होती है 14 दिन की होती है। अगर आवेदन को अस्वीकार कर देंगे तो कोई बात नहीं, अस्वीकार किस स्थिति में किया जाएगा? जैसे सपोज कोई करप्शन का मामला है या फिर एनसीएलटी को लगता है कि भाई इस मामले में कोई दम नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है, तो अस्वीकार कर दिया जाता है। लेकिन अगर मामले को स्वीकार कर लिया जाता है 14 दिन के भीतर, तो इसकी प्रक्रिया चलती है, यानी आईबीसी की प्रक्रिया शुरू होगी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की पूरी प्रोसेस शुरू होती है। और इसकी प्रोसेस के तहत हमने बताया क्या होगा? आईबीबीआई का प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, आईबीसी के तहत इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के तहत आईबीबी, ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, पहले स्टेप में यानी उस प्रक्रिया का निर्धारण करेगी। प्रक्रिया के निर्धारण में हमने बताया था एक प्रक्रिया का निर्धारण होगा, उसमें एक आईपी होगा। आईपी जो पेशेवर जो दिवाला होता है, पेशेवर दिवाला का जो कार्य करता है, ठीक है, जो एलएलबी धारक होता है, यानी प्रक्रिया का प्रबंधन करता है, संचालन करता है। तो ये क्या करेगा? समाधान प्लान बनाएगा। कौन बनाएगा समाधान? आईपी क्या करेगा? जो दिवाला हो चुका है कंपनी उससे संबंधित प्लान बनाएगा, यानी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होते हैं वो समाधान प्लान बनाएगा। और समाधान जो प्लान होगा उससे संबंधित जो सूचनाएं होंगी, जो कंपनी दिवाला हो गई है उससे संबंधित जो सूचना होगी कौन देगा? आयु देगा। ठीक है,
इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी द्वारा, सूचना तंत्र द्वारा उसको सूचना मिलेगी। अब जब वो समाधान प्लान बनाएगा तो समाधान प्लान को जब वो बना देगा तो बनाने के बाद उसको सीओसी के पास भेजेगा, कमिटी ऑन क्रेडिटर के पास भेजेगा, यानी लेनदारों के पास भेजेगा, जो कौन होंगे, वित्तीय होंगे और सुरक्षित लेनदार होते हैं, ठीक है। और अगर जो समाधान प्लान बनाया है आईपी ने, अगर वो 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, 2/3 बहुमत से क्या होता है, पारित हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा फिर वो कंपनी को दिवाला घोषित कर दिया था कि हाँ भाई अभी कंपनी दिवाला, यानी अब वो बाजार में क्रय विक्रय के लिए क्या है, उपलब्ध है, ठीक है। तो कंपनी का क्रय विक्रय किया जाएगा, उसको या तो सेल किया जाएगा या फिर उसको लिक्विडेट किया जाएगा। लिक्विडेट मतलब उसको तरल किया जाएगा, ठीक है। आईबीसी के तहत जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत जो किसी कंपनी को दिवाला घोषित करना और वो बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध हो रही है, तो जो पूरी प्रक्रिया, इसका समय सीमा जो होती है वो 330 दिन की होती है। कितनी, 330 दिन की। हालांकि ये समय पहले बहुत ज्यादा था, 4.5 साल का समय लगता था लगभग, ठीक है, लेकिन अभी समय सीमा बहुत कम हो गई है। तो पूरी प्रक्रिया कैसी, हमने जाना कि कोई कंपनी हो या खुदरा निवेशक हो, वो बैंक से लोन लेता है। अगर कंपनी लोन लेती है और वो धन का दिवाला हो जाती है, धन का एनपीए करती है, तो आईबीसी के तहत किसके पास जाएगी, एनसीएलटी के पास जाएगी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाएगी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति करता है एनपीए तो उसको डीआरटी के पास जाना पड़ता है, ठीक है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास। हम कंपनी के सापेक्ष में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई कंपनी जो दिवाला हो चुकी है, जिसने धन का एनपीए कर दिया है, वो आवेदन कर सकती है, ठीक है। वो कोई भी कंपनी हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई भी लेनदार हो सकता है, देनदार हो सकता है, कोई भी हमारा वित्तीय लेनदार हो सकता है और गैर वित्तीय लेनदार हो सकता है, कोई सुरक्षित लेनदार हो सकता है, असुरक्षित लेनदार हो सकता है, ठीक है, जो एनसीएलटी के पास आवेदन कर सकता है। आवेदन 14 दिन के भीतर अगर स्वीकृत हो जाता है तो आईबीसी के तहत पूरी प्रक्रिया होती है। आईबीसी की तरफ पहला स्टेप जो हमारा होता है वो आईबीबीआई का होता है, ठीक है। आईबीबी में क्या होगा, पूरी प्रक्रिया का संचालन, प्रबंधन किया जाता है, पूरी प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है, कानून, उससे संबंधित कानून बनाया जाएगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में आता है आईपी का कार्य, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रक्रिया का संचालन करेगा, प्रबंधन करेगा, प्लान बनाएगा, जो धन एनपीए हो गया है, ठीक है, जो कंपनी दिवाला हो गई है उससे संबंधित प्लान बनाएगा, ठीक है। और तब तक की कंपनी का प्रबंधन का भी कार्य करता है, उसको संचालन का भी कार्य करेगा, ठीक है। आईपी, और आईपी को सूचना कौन देगा, आयु देगा। अब जब आईपी ने जो समाधान प्लान को बना दिया है, उस समाधान प्लान को बनाने के बाद किसके पास भेजेगी, सीओसी के पास भेजेगी, ठीक है, कमिटी ऑन क्रेडिटर के पास भेजेगी, यानी लेनदारों के पास भेजेगी, जो कौन होंगे, जो वित्तीय क्षेत्र के होंगे, जैसे बैंक हो गया, ठीक है, तथा जो सुरक्षित लेनदार होंगे उनके पास भेजती है। अगर वो 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो एनसीएलटी उस समाधान प्लान को प्रूव्ड कर देती है, यानी अब वो बैंक, अब वो कंपनी, कोई भी लेनदार हो, देनदार हो, क्या हो गया, दिवालापन घोषित हो गया, ठीक है, यानी अब वो बाजार में अपनी संपत्ति का क्रय और विक्रय करने के लिए क्या है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो कंपनी का क्रय सेल किया जा सकता है या उसको लिक्विडेट किया जा सकता है, उसको तरल में बदला जा सकता है, उसको तरलता में बदला जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरी हमारी प्रक्रिया किसकी है, हमारी ये पूरी प्रक्रिया जो हमारी आईबीसी की है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा जो सरकारी प्रयास है। तो नेक्स्ट में हम समझेंगे जो आरबीआई द्वारा प्रयास किया जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।